अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो फिर चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। पॉली हाउस में कार्नेशन फूल की खेती एवं प्रगतिशील किसान का अनुभव। बाजरा की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य और फसल सुरक्षा उपाय। भेड़ में होने वाले रोगों के लक्षण, कारण और बचाव उपचार। फूलों की खेती के बारे में अगर बात की जाए तो हमारे प्रदेश में अधिकतर किसान गेंदा, झरबेरा, गुलाब, कार्नेशन आदि की खेती करके काफी मुनाफा कमाते हैं और पॉली हाउस में खेती करना उनके लिए और भी लाभदायक हो जाता है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के प्रगतिशील किसान विकास ठाकुर ने पॉली हाउस में कार्नेशन की फसल लगाकर हर वर्ष 3 लाख रुपए का मुनाफा प्राप्त किया। तो आइए जानते हैं कार्नेशन फूल की खेती करते समय कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना है। किसान भाइयों, आज हमारे साथ अन्नदाता कार्यक्रम में एक बहुत ही प्रगतिशील और उन्नतशील किसान विकास ठाकुर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने कि अपने खेतों में पॉली हाउस लगाकर कार्नेशन की फूलों की खेती की है और बहुत ही अच्छी जो आमदनी वो इससे कमा रहे हैं। अगर हम बात करें प्लांटेशन की, जिस समय ये पौधा लगाया जाता है तो उचित समय क्या होना चाहिए? सर्दियों में इसका बेटर टाइम है। सर्दियों में लगाओ, सर्दियों में मतलब इसके जो प्लांट है वो मरेंगे नहीं और सर्दियों में इसका सही प्लांटेशन का समय है, सर्दियों में लगाना चाहिए। और अगर हम बात करें जो पौधा लगाने से पहले अगर जैसे बेडिंग इसकी की जाती है, या इसके लिए आप क्या बता रहे हैं? इसकी जो बेडिंग होगी वो आधा फुट ऊपर होनी चाहिए और जो इसकी चौड़ाई है वो 2 फुट की होनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 6 इंच की होनी चाहिए। सफल उत्पादन के लिए मिट्टी का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए मिट्टी पोषण युक्त उर्वर मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच हो वह सर्वोत्तम होती है। बेड के लिए यदि चिकनी मिट्टी है तो मिट्टी 55%, बालू 15%, कंपोस्ट 30% तथा धान की भूसी 4 किलो प्रति वर्ग मीटर दर होना चाहिए। यदि दोमट मिट्टी है तो मिट्टी 55%, बालू 10%, कंपोस्ट 30% तथा धान की भूसी 2.5 किलो प्रति वर्ग मीटर दर होना चाहिए। अब बात आती है पौधरोपण हेतु बेड की तैयारी। तो बेड की तैयारी के पूर्व मिट्टी को रोग एवं कीट रहित करने के लिए 100 वर्ग मीटर के लिए 7 से 10 लीटर फॉर्मेल्डिहाइड दवा को 100 लीटर पानी की दर से मिलाकर पावर स्प्रे से छिड़काव कर उसे पॉलीथीन शीट से ढककर चारों ओर से दबा दें, जिससे मिट्टी में पड़ी दवाइयों से बनने वाली गैस बाहर न जाए। 3 से 4 दिन बाद पॉलीथीन शीट हटाकर मिट्टी में पानी भर दें तथा 3 से 4 दिन तक लगातार फावड़े की सहायता से पलटते रहना चाहिए। सुगमता पूर्वक सभी कृषि कार्य संचालन होने के लिए रेज बेड पर की जाती है और बेड की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर तथा बेड की चौड़ाई 60 सेंटीमीटर एवं दोनों बेडों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जहां तक खाद उर्वरकों की उपयोग की बात है तो बेड तैयार होने के बाद बेसल उर्वरक रूप में सिंगल सुपर फास्फेट, 2.5 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट
आधा किलोग्राम बायोजाइम ग्रेन्यूल्स, 200 ग्राम ह्यूमिगार्ड ग्रेन्यूल्स 200 ग्राम प्रति 10 वर्ग मीटर की दर से बेड के ऊपर की सतह में मिला देना चाहिए। और अगर हम बात करें जब ये थोड़ा सा पौधा बड़ा हो जाता है तो उस समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? जब इसकी प्लांटेशन होती है तो इसमें ड्रंचिंग होती है 3-4 दिन बाद, डाइथिन और बेबिस्टिन की। ड्रंचिंग के बाद इसके मतलब 25 दिन बाद, 25 से 30 दिन मतलब महीने बाद इसकी पिंचिंग होती है। ऊपर से इसको तोड़ देते हैं, इसकी 5 या 6 इसकी गंठे रखते हैं जहाँ से वो नए शूट आएंगे, और उसके बाद इसमें नेट वगैरह लगते हैं। नेट लगता है। तो अगर हम तापमान की बात करें तो कितना मैक्सिमम या मिनिमम इसके लिए तापमान निर्धारित रहता है? टेम्परेचर इसको 25 से 30 तक नॉर्मल है, 25 से 30 तक का रहे तो इसके लिए सही है। कितने समय बाद जो पौधा है ये हमारा बन जाता है, और एक पौधे से हम कितने स्टिक्स निकाल लेते हैं और कितनी बार इसका हम तुड़ान कर सकते हैं? ऐसे तो इसकी जो कार्नेशन है ये 3 साल चलता है। अगर इसकी सही ग्रोथ हो और सही इसका शूट आए तो हम इसको 3 साल चला सकते हैं, 3 से 4 साल भी चला सकते हैं। और इसके शूट नहीं सही आए और प्लांट मर जाते हैं तो ये 1 साल 1.5 साल में ही ख़त्म हो जाते हैं। सिंचाई के लिए इसमें ड्रिप लगे हैं। ड्रिप हमें मतलब 2 से तीसरे दिन दे देना चाहिए, और हफ्ते 10 दिन में इसमें ऊपर से पानी देना चाहिए। इसके लिए आप या स्प्रिंकलर लगा सकते हैं या कुछ भी मतलब फॉगर ले सकते हैं। इसको मतलब प्लांट को धोना चाहिए बस, उससे मतलब प्लांट फ्रेश हो जाएगा एकदम से। और जब पौधा तैयार हो जाता है तो हमें कौन सी ऐसी स्टेज है जिस समय हमें लगता है कि ये हमें इस समय इसको पौधे को निकाल लेना चाहिए? फूल जब ये निकलने लगता है इस स्टेज में तो ये ब्रश कटिंग है इसकी, तो ये इस टाइम निकलने के लिए तैयार है। और जैसे ये मार्केट में जाएगा तो ये इस तरह का पूरा खिल जाएगा, इससे भी पूरा खिल जाएगा। तो जब हम इसको ब्रश स्टेज पर निकाल लेते हैं तो उस समय कोई हमें सावधानी बरतनी चाहिए क्या? नहीं, इससे बस ब्रश निकालने के बाद इसे पैकिंग करना चाहिए। पैकिंग के बाद इसको पानी में रखना चाहिए और जल्द से जल्द इसको मार्केट में दे देना चाहिए, बस इसका यही है। तो अगर इसकी लाइफ की हम बात करें तो पैकिंग के बाद इसकी कितनी लाइफ रहती है? इसकी लाइफ 15 से 20 दिन तक है अगर सर्दियों में। बाकी अगर गर्मियों में रखना तो 8 से 10 दिन 15 दिन आराम से रह जाता है। जब फूल तैयार हो जाता है, ब्रश कटिंग में हो जाता है, तो इसकी कटिंग के लिए खास बात का ध्यान रखना चाहिए। जब इसका पहला फ्लैश आता है तो इसकी 3 या 4 गांठ से कटिंग करनी चाहिए, और दूसरा तीसरा फ्लैश आता है तो उसके लिए 1 गांठ छोड़नी चाहिए। इसका एक खास ध्यान रखना चाहिए। इसकी जो लागत है, जब हमने लगाया था तो ये इसके फ्लैश निकलते हैं 4 महीने में इसमें फ्लैश तैयार हो जाता है। तो 4 महीने में हमने इसकी जो लगा था वो पूरा कर लिया था। उसके बाद हमें 1.5 साल हो गया, तब से लेकर हम इसमें मुनाफा कमा रहे हैं और आज तक चला है। 1.5 साल हो गया है, अभी आगे ये 1.5 साल 2 साल अब 3 साल जितने साल भी चलेगा इसे हम अब मुनाफा ही कमाएंगे। तो मतलब कुल मिला के अगर हम बात करें तो अगर हम हर 3 महीने या 6 महीने का अंतराल लें तो इतने अंतराल में आप एक पॉली हाउस से कितना की मुनाफा कमा लेते हैं? 6 महीने में अगर लागत लगे तो 500 स्क्वायर मीटर से हम 6 महीने में लगभग 1.5 से 2 लाख तक का आराम से कमा सकते हैं। साल अब लगा लो, साल में हम इसमें मतलब 3 लाख तक कमा सकते हैं 500 स्क्वायर मीटर। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। कला, कल्चर, कुर्सी, कुदरत, थोड़ा और करीब चलिए, महसूस करिए अपना हिमाचल हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में, और बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर।
बाजरा की खेती हमारे प्रदेश में व्यापक क्षेत्रफल पर की जाती है, लेकिन बाजरा की फसल में अधिक उत्पादन के लिए इस समय कुछ वैज्ञानिक पहलुओं को ध्यान में रखने के लिए बहुत आवश्यकता है और साथ ही साथ रोगों का नियंत्रण करने की भी आवश्यकता होती है ताकि किसान फसल में होने वाले नुकसान से बच सके। तो कौन कौन से हैं वो वैज्ञानिक पहलू और कैसे करें रोगों का नियंत्रण, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक सिंह यादव। बाजरे में जो मुख्य चीज़ें हैं जिनको हम समय पर जो करना चाहिए, जैसा कि हम देखते हैं खरीफ सीजन में एक सबसे बड़ी समस्या रहती है कि खरपतवार बहुत हो जाते हैं। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि खरपतवारों से जो है 30% से लेकर 70% तक हमारी फसल के उत्पादन में कमी आ जाती है। जो खरपतवार हैं वो हमारी फसल से कंपटीशन करते हैं और जो पोषक तत्व हमारी जो मृदा में पड़े हुए हैं उन पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं, जिससे कि हमारी फसल की जो बढ़वार है वो प्रभावित होती है। तो किसान भाइयों, खरपतवारों के प्रबंधन हेतु जब जैसे फसल में जो है कुल्पा की स्थिति आती है तो हम जो है कुल्पा चला के जो चारा है उसको हम खेत से निकाल सकते हैं, जिससे कि जो चारा है वो समय पर जो है ख़त्म हो जाए और हमारी फसल को प्रभावित न करे। अभी जो हमारा मौसम है, जो वातावरण है, उसके अनुसार जो है हम जो है फसलों का प्रबंधन हमें करने की आवश्यकता होती है। जैसे जब पानी की मान लो ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उस समय हमें जो है जो हमारी बाजरे की फसल है उसमें हम जल निकास की व्यवस्था करना चाहिए, जिससे कि हमारी फसल की जो बढ़वार है उस पर प्रभाव न पड़े और अच्छे से एरेशन हो सके। और जब बीच में मान लो पानी की कमी रहती है कुछ समय तक जो है जैसे ड्राई स्पेल आ जाता है, उस स्थिति में आवश्यकता अनुसार हम जो है बाजरे की फसल में सिंचाई का प्रबंधन भी कर सकते हैं। जो मुख्य रूप से जिसकी हम बात कर रहे हैं बाजरा, उसमें बहुत सारे कीड़े और बीमारियों का प्रकोप भी कभी कभी देखने को मिलता है। तो जो बाजरे में जो मुख्य समस्या जैसे जो बीमारी की आती है उसमें डाउनी मिल्ड्यू है, दूसरा रस्ट है, तीसरा आर्गट है। ये कुछ प्रमुख जो है बीमारियां हैं। तो जो डाउनी मिल्ड्यू की जो समस्या है इसको हम किस तरीके से हम इसको कम करें, क्योंकि डाउनी मिल्ड्यू जो बाजरे की प्रमुख बीमारी है और इसको रोकने के लिए मैं किसान भाइयों आपसे यही आग्रह करूंगा, जब हम बाजरे की बोनी करते हैं तो बोनी के समय हम अगर जो है बीज उपचार कर लेते हैं, बीज उपचार के लिए मेटालेक्जिल के नाम से एक जो है दवा आती है, इससे अगर हम बीज उपचार कर लेते हैं बाजरे में तो डाउनी मिल्ड्यू को जो है हम रोक सकते हैं। इसी प्रकार अगर खड़ी फसल में डाउनी मिल्ड्यू का अगर हमें कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो उसके लिए मेटालेक्जिल का ही 2 ml मात्रा लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर अगर उसका हम जो है 550 से 600 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर छिड़काव करते हैं तो इस रोग को जो है हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो आर्गट में मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगा कि आर्गट के सामान्य तौर पर जो आजकल हमारे किसान भाई जो बाजरे का जो बीज उपयोग कर रहे हैं वो संकर किस्म का बाजरा है और उसमें उपचारित किया हुआ आता है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि आर्गट की समस्या को दूर करने के लिए हम जो है NaCl का घोल बनाकर और उसमें 10 मिनट तक अगर बीज को जो है उससे उपचारित कर लें, उसमें डाल दें, तो ये आर्गट की समस्या जो अगर आर्गट से प्रभावित जो बीज हैं वो अलग हो जाते हैं और इस बीज का हम बाद में उपयोग बोने के लिए कर सकते हैं। कीटों में मैं यहाँ बताना चाहूँगा जैसे कि जो है जो तना छेदक है, इसी प्रकार जो दूसरा कीट है हेयरी कैटरपिलर है। ये जो कीट हैं ये कभी कभी बाजरे की फसल में जो है नुकसान करते हैं, तो इनके प्रबंधन के लिए भी हमें जो है बिल्कुल सचेत रहना चाहिए। जो तना छेदक कीट है जो ये क्या है, ये शुरुआती अवस्था में आता है और जो है इसकी पहचान ये है कि जो बीच वाला जो भाग है वो जो है सूखने लगता है, जिसको हम डेड हेड बोलते हैं। तो इससे इसकी पहचान की जा सकती है और इसका नियंत्रण का तरीका ये है कि जैसे जो डेड हेड जो बन जाते हैं उनको निकाल कर हम जो है नष्ट कर दें और तो इस कीट को हम जो है आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। साथ ही साथ जो ग्रेनुलर जो इंसेक्टिसाइड आते हैं जैसे कार्बोफ्यूरॉन है और तो इनका अगर हम उपयोग करते हैं इसको तो इस कीट को प्रकोप को हम जो है कम कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। इसी प्रकार जो है जो मैंने कीट बताया आपको जो है हेयरी कैटरपिलर, ये हेयरी कैटरपिलर जो है बाजरे में आता है, तो इसके प्रबंधन के लिए हम जो है जो VTK के नाम से जो एक कीटनाशी आता है, जैविक कीटनाशी आता है, इस VTK का अगर 1 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के मान से 550 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर अगर हम छिड़काव करते हैं तो इस कीट को जो है हम आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, इसका प्रबंधन कर सकते हैं, इसका नियंत्रण कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का अगर हम सही तरीके से उपयोग करते हैं तो हम अपनी बाजरे की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।
हरियाणा हिमाचल प्रदेश में सीमांत और लघु कृषक विभिन्न कृषि सह व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जिनमें भेड़ पालन भी एक प्रमुख व्यवसाय है। बरसात के मौसम में अक्सर भेड़ें कई प्रकार के रोगों की चपेट में भी आ जाती हैं, जिससे ये व्यवसाय घाटे की ओर चला जाता है। तो किसान भाइयों, यदि आप भेड़ पालन करते हैं तो आप भेड़ों को इन रोगों से किस तरह से बचाएंगे? तो इस विषय पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर संजीव कुमार। कि भेड़ों में कौन सी प्रमुख बीमारियां हैं, उनको कैसे पहचाना जा सकता है और उनका इलाज कैसे कर सकते हैं आप। तो सर्वप्रथम एक बीमार भेड़ को पहचानने के लिए आपको उसको थोड़ा गौर से देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि उसकी जो सामान्य पागुर करने की क्षमता है, उठने बैठने की क्षमता है, जो रिस्पॉन्स करता है, व्यक्ति करता है, वो सब असामान्य हो जाता है। इसके अलावा उसकी जो रेस्पिरेशन रेट है, जो सांस प्रति मिनट जो सांस लेता है, वो ऐसे 20 से 30 बार वो काफ़ी बढ़ जाता है, 50 से 60 तक हो सकता है। उनका जो नॉर्मल टेम्परेचर है 101 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, वो बढ़ के 104-105 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट तक हो सकता है ये। इसके अलावा जो उनका पागुर करने के समय जो उनका रूमेन मूवमेंट होता है, वो अक्सर 5 मिनट में 3 बार देखने को मिलता है, लेकिन बीमार पशुओं में ये रूमेन मोटिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है, 8 से 10 बार हो जाता है। तो इस तरह से इसके आप इसकी देखकर, चमड़े का मुलायमपन, चमक देखकर आप ये समझ सकते हो कि जानवर रोगी है या फिर नॉर्मल है। तो एक बार आपको ये पता चल जाए कि जानवर रोगी है तो आप उसको फर्दर डायग्नोसिस के लिए कि कौन सी बीमारी है, इसके लिए आपको रोग को रोग जानने की ज़रूरत है। तो सबसे प्रमुख जो बीमारी है भेड़ में, उसमें निमोनिया सबसे प्रमुख है। निमोनिया ऐसा बीमारी है जो बैक्टीरिया से भी हो सकता है, यानी जीवाणु से भी हो सकता है, विषाणु से भी हो सकता है, परजीवी से भी हो सकता है। और कभी कभी जब दवा पिलाई जाती है जानवरों को और आप उसका जीभ पकड़ के उसके मुंह में अंदर जब दवा डालते हैं, तब दवा गलती से उसके फेफड़ों की तरफ चली जाती है और वो निमोनिया की एक वजह हो सकता है। तो जब भी निमोनिया होगा, उसका सांस लेने का जो रेट है वो काफ़ी बढ़ जाता है, 50-60 पर मिनट तक चली जाती है, जो सामान्यतः 20 से 30 होना चाहिए। नाक से अत्यधिक स्त्राव होता है, तेज बुखार हो जाता है, सांस तेज चलने लगती है। और ये मोर्टलिटी जो भेड़ों में है 20 से 40% मृत्यु दर, सबसे ज़्यादा मृत्यु दर निमोनिया की वजह से ही होता है भेड़ों में। तो एक बार जब आप निमोनिया का पता कर लेते हैं तो इसका इलाज के लिए आपको एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं बेसिकली हम लोग। और किसी अच्छे पशु डॉक्टर से सलाह लेकर आप एंटीबायोटिक चलाएं, और खासकर पेनिसिलिन और एम्पिक्लॉक्स ये अच्छी दवाएं मानी जाती है जो निमोनिया के लिए लाभप्रद साबित होगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियल डिजीज हैं जो आम बीमारी जो अक्सर देखने को मिलता है वो FMD है, जिसे हम लोग मुँह पका खुर पका रोग कहते हैं। तो FMD बड़े जानवरों में भी होता है, बहुत नून बीमारी है ये। और इसमें जो खुर होते हैं और जो उसके जो मुंह होते हैं उसके अंदर छाले पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा लार होता है, तेज़ बुखार हो जाता है, लंगड़ाहट होती है। इसके लिए सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जाता है और एंटीबायोटिक्स और पोटेशियम परमैंगनेट से उसके माउथ को वॉश करने से, खुर को साफ़ करने से उसको आराम मिलता है। एक और बीमारी जो है जो बड़ा क्रोनिक टाइप का डिजीज़ है, इसमें तुरंत तो मौत नहीं होती, जिसको हम लोग बोलते हैं JD यानी पैरा ट्यूबरकुलोसिस। ये TB से मिलता हुआ एक बीमारी है। इसमें तुरंत मौत तो नहीं होती है, लेकिन जानवर धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता चला जाता है। उसका ये माइक्रोबैक्टीरियल डिजीज़ है, उसके पाचन क्रिया को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, उसका प्रोडक्शन और परफॉर्मेंस दोनों ही कम हो जाते हैं। तो ये माइक्रोबैक्टीरियम से होने वाला बीमारी है, जिसको हम लोग जॉन्डिस बीमारी बोलते हैं, जॉन्डिस डिजीज़। इसके अलावा लिस्टेरियोसिस बहुत कॉमन बीमारी है भेड़ों में, जो नर्वस सिस्टम को ख़राब करता है, और इसको हम लोग सर्कलिंग डिजीज बोलते हैं, यानी जानवर बेवजह गोल गोल चक्कर लगाता है, उसकी आंख बिल्कुल बड़ी हो जाती है। इसमें एबॉर्शन होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो लिस्टेरियस का इलाज में भी आपको एंटीबायोटिक्स, खासकर पेनिसिलिन का हम लोग उपयोग करते हैं। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां आपके लिए हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द होंगे हाजिर। बात हरियाणा की, न्याणा की, स्याणा की, गांव की हो या शहर की, मंत्री की हो या संतरी की, हर छोटी बड़ी खबर देखिए आपकी अपनी बोली में। देखिए मारी बोली मारी खबर हर रोज शाम 6 बजे।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। और चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। तो अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं। और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। फड़का, जिसको हम राम जी का घोड़ा या टिड्डा के नाम से जानते हैं, वो खरीफ फसलों जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, धान आदि में क्षति पहुंचाता है। ये एक सर्वभक्षी कीट है जिसकी शिशु एवं प्रौढ़ अवस्था दोनों ही अवस्था हानि पहुंचाती है। एक प्रौढ़ कीट अपने वजन से 5 से 8 गुना तक पौधों को भोजन लेता है। इससे इसके द्वारा होने वाली हानि का पता लगाया जा सकता है। यदि खाद्यान्न फसलों में 8 से 12 फड़के प्रति वर्ग मीटर हो तो ये समझना चाहिए कि खेत में फड़कों की संख्या आर्थिक हानि की सीमा स्तर पर पहुंच गई है। इस कीट का प्रकोप खरीफ फसलों में लगभग 5 माह तक रहता है, जो जून जुलाई से शुरू होकर अक्टूबर तक चलता रहता है। फड़के की निम्फ एवं प्रौढ़ अवस्था समान प्रकार से नुकसान पहुंचाती है। ये फसलों की पत्तियों, फूलों, फलों एवं भुट्टों एवं दानों को खाकर संपूर्ण फसल को नष्ट कर देता है। खेत अत्यधिक प्रकोप की अवस्था में पौधे के केवल तने ही ठूंठ के रूप में नजर आते हैं। प्रारंभिक अवस्था में पत्तों के किनारों से खाना आरंभ करता है। पत्ते खाकर ये सीधे नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही बचे कुचे भागों से मल त्याग देते हैं जो सड़ जाता है, उस पर फफूंद पैदा हो जाती है। इस प्रकार चारा पौधा भी दूषित हो जाता है, जिससे खाने से पशुओं को दस्त लग जाते हैं। फसलों को सर्वाधिक हानि कीट की प्रौढ़ अवस्था में पहुंचती है, क्योंकि ये अवस्था 2 माह तक चलती है। इससे बचाव के लिए प्रकाश प्रपंच या ताप लगाकर रोकथाम करें। पहली मानसून की वर्षा होते ही खेतों के पास यदि बिजली उपलब्ध हो तो प्रकाश प्रपंच लगाकर नीचे पानी या केरोसिन की परात रखकर इनकी संख्या कम की जा सकती है। या शाम के समय खेत में तप लगाकर लकड़ी, टायर, ट्यूब, कचरा जलाकर शिशु की संख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। टिन या चद्दर लगाकर, टिन चद्दर के चारों ओर चिपकने वाले पदार्थ जैसे कोलतार, सोरा आदि लगाकर पालियों व खेतों में घुमाने से प्रारंभिक अवस्था में जो कीट निम्फ होते हैं वो इस पर चिपक जाएंगे, जिन्हें बाद में एकत्रित कर नष्ट किया जा सकता है या मार दिया जाता है। ज्वार फड़के का प्रिय भोजन है, अतः मक्का के खेत के चारों ओर 2 से 3 कतार ज्वार के बोने से इसका प्रकोप ज्वार पर ही अधिक रहेगा और सिर्फ ज्वार में ही कीटनाशी का बुरकाव करने से नष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार हम मक्का की फसल को बचा सकते हैं। ये एक तरह की ज्वार फसल मक्का के खेत के चारों ओर ट्रैप क्रॉप के रूप में काम में आएगी। मानसून की शुरुआत से 10 से 15 दिन पश्चात खेत में भ्रमण करने पर यदि सिंचाई के दौरों एवं पालियों पर उगने वाले घास चारे का अवलोकन करने पर फड़के के सूक्ष्म जो कि मच्छर के आकार के होते हैं, यदि ये क्रियाशील हैं तो बिना समय गंवाए ही समस्त पालियों एवं दौरों पर मिथाइल पैराथियोन 2% चूर्ण का या मेलाथियोन 5% चूर्ण या क्यूनाल पास 1.5% चूर्ण का बरकाव 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से करें। इससे 1 दिन की भी ढिलाई नहीं बरतें। यदि अवस्था आवश्यक हो तो बुरकाव के 5 से 7 दिन बाद पुनः बुरकाव दोहराएं। ध्यान रखें कि छिड़काव के दिन मौसम साफ रहना चाहिए। बाजार में उपलब्ध साइपरमेथ्रिन 25% ईसी भी प्रभावशाली है, परंतु यह पर्यावरण एवं पशुओं के चारे के लिए सुरक्षित नहीं है। टमाटर भी एक मुख्य नकदी फसल है जिसमें भी किसान को काफ़ी फायदा होता है। टमाटर को लगाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहले तो इसकी पौध जो है छोटी पौध तैयार की जाती है और तैयार करने के बाद 20-25 दिन की जब पौध हो जाए हमारे तो उसे ज़मीन में अलग से पौधा 1 फुट की दूरी पे बेड बना के और इसे बाहर जो ट्रांसप्लांट है इनके बाहर पौधे का रोपण हम कर देते हैं। तो उसके बाद पानी की आवश्यकता होती है। इसे कुछ दिन तक तो उसको पानी हर दिन देना चाहिए मौसम के हिसाब से, और जब बरसात उतराती है या बारिश हो जाती है तो ज़्यादा पानी भी नहीं देना चाहिए। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं इसकी निराई गुड़ाई खाद पानी के बारे में। तो जब हम खेतों में अपनी फसल को रोपाई कर देते हैं तो उसके 15-20 दिन के बाद इसमें कोई घास उगाता है, कोई क्या हो जाता है, तो हमें वो समय समय पर उसे साफ़ करना चाहिए।
और इसकी निराई गुड़ाई भी ठीक टाइम पे करनी चाहिए, जिससे कि पौधे को बढ़वार जो है अच्छी हो। और उसके बाद जो है जब 1 महीने का पौधा हो जाएगा तो इसमें थोड़ी थोड़ी सी यूरिया वगैरह या कोई 12-32-16 ऐसी खाद्य का इस्तेमाल करना चाहिए। और ज़्यादा भी खाद हम इसमें नहीं डाल सकते हैं, थोड़ी मात्रा में डालें। और उसके बाद जब पौधा हमारा 1-1.5 महीने का हो जाएगा तो हमें इसके लिए कई लोग तो लकड़ियों के जाबे लगाते हैं और कई ऐसे धागे की स्टिक लगा के इसे बांध दिए जाते हैं। तो किसान भाइयों, अब आप सोचेंगे कि ये धागा क्यों बांधा जाता है और इससे क्या फ़ायदा होता है। तो धागा एक ऐसी चीज़ है कि इसको बांधने से हमारा पौधा जो है बिल्कुल अपनी सीधाई में रहता है, जिससे वो जल्दी ग्रोथ करता है और अच्छा फल फूल अच्छा देता है। अगर हम ये धागा नहीं लगाएंगे तो पौधा हमारा नीचे गिर जाएगा और जो इसका फ्रूट है वो मिट्टी के लगने से सारा ख़राब हो जाएगा और हमें काफ़ी नुकसान होता है। इसके अलावा इसके जो है पत्ते जो है ये इसके भी समय पर काट छांट भी ज़रूरी करनी चाहिए, ताकि हमारा फ्रूट जो वो अच्छे तरीके से बन सके। किसान भाइयों, तो अब हम बात करते हैं कि हमारा पौधा भी तैयार हो गया और उसको लगाने के बाद जो हमारा 2 महीने के बाद जो फ्रूट आने पे शुरू हो गया। तो अब फ्रूट जब शुरू हो गया तो हमने उसे तोड़ना भी है, उसे मंडी तक भी पहुंचाना है। तो इसके लिए हमें भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमारे ज़मीन से मंडी की दूरी कितनी है। अगर नज़दीक है तो हम फल को अच्छी प्रकार पकड़ने पर तोड़ेंगे, अगर दूर है तो हम उसे थोड़ा कच्चा ही 3/4 हिस्से पे लाली आनी शुरू हो तो तोड़ देते हैं, ताकि मंडी तक पहुंचने में हमारा फ्रूट बिल्कुल तैयार हो जाए। 2-3 महीने तक ये फसल चलती है, तो इसे समय समय पर हफ्ते में 1-2 बार इसकी तुड़ाई ज़रूर कर लेनी चाहिए। ये मैंने लगाई हुई है हिम सोना नाम का, टमाटर का नाम है हिम सोना, जिसकी मंडी में भी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है और इसका फ्रूट भी जो बहुत अच्छा होता है। तो इससे हमें काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता है और इसमें बीमारियां भी थोड़ी कम ही आती है। तो हमें इससे जो है अगर हम इसको अपनाते हैं तो 1 बीघे में भी अगर हम टमाटर लगाते हैं तो 10-12 हज़ार रुपये महीना हम बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक आय प्राप्त करने हेतु भेड़ पालन पर एक किसान का अनुभव। धान में लगने वाली बीमारियों का नियंत्रण उपाय। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। और हमारा प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.hp@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।